प्लूटो, जिसको सन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (IAU) ने एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि एक बोना ग्रह घोषित कर दिया था। क्या प्लूटो फिर से हमारे सौरमंडल का ग्रह बन सकता है? सुनने में तो यह बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ऐसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 19वीं सदी में हमने 15 ग्रहों को खोज लिया था, जो कि थे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सेरेस, एलिस, जीनो, वेस्टा, एस्ट्रिया, ईवी, आइरिस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। लेकिन 50 सालों के बाद हमने एक नई चीज़ का पता लगाया, जो कि थे एस्टेरॉयड बेल्ट। 20वीं सदी की शुरुआत में हमने सेरेस, एलिस, जीनो, वेस्टा, एस्ट्रिया, हीवी और आइरिस को एस्टेरॉयड का दर्जा दे दिया और उनसे प्लैनेट का दर्जा छीन लिया गया, और अब हमारे सौरमंडल में केवल 8 ग्रह बचे हुए थे। लेकिन 1930 में एक और नए ग्रह की खोज हुई, जो कि प्लूटो था, और वह हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह था। अब 2005 में एक और ग्रह एरिस की खोज हुई, जो कि साइज में प्लूटो के बराबर ही था। अब जैसे जैसे हमारी टेक्निक्स और हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे उपकरण और एडवांस होते गए, हमको अनेक वस्तुएं सौरमंडल में दिखने लगी, जिसकी वजह से साइंटिस्टों को लगा अब हमें ग्रहों को डिफाइन करना होगा कि आखिर ग्रह होते क्या हैं। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (IAU) ने सन 2006 में प्लैनेट्स को एक नए तरीके से परिभाषित किया। IAU की नई परिभाषा के अनुसार प्लैनेट्स वह बॉडी होती हैं जो कि सूर्य के चक्कर लगाती हों, उनका आकार गोल हो और सूर्य के चक्कर लगाते समय उस बॉडी के ऑर्बिट में कोई और वस्तु नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार प्लैनेट्स को क्लासिफाई किया गया। अब इस क्लासिफिकेशन के बाद एक नया टर्म ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बोना ग्रह सामने आया। ड्वार्फ प्लैनेट वो होते हैं जो कि सूर्य के चक्कर लगाते हों, जिसका आकार लगभग गोल हो और जिसके आसपास की सराउंडिंग साफ ना हो, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट के ऑर्बिट में कोई और वस्तु आ सकती है। और चौथा, वह मून ना हो। प्लूटो का केस कुछ इस प्रकार था कि प्लूटो काइपर बेल्ट में आता था, जिसकी वजह से उसको ड्वार्फ प्लैनेट बताया गया। हम आपको बता दें, काइपर बेल्ट बिल्कुल एस्टेरॉयड बेल्ट जैसा ही है। जैसे एस्टेरॉयड बेल्ट में चट्टानों का बड़ा झुंड होता है जो कि धूल और अन्य धातुओं से बनी होती हैं, लेकिन काइपर बेल्ट के धूमकेतु जमे हुए होते हैं। और प्लूटो काइपर बेल्ट में स्थित था, जिसकी वजह से उसके ऑर्बिट में अनेक धूमकेतु आते हैं, और इसी वजह से प्लूटो ग्रहों की परिभाषा को पालन नहीं कर पाया। इसलिए IAU ने सन 2006 में प्लूटो और उसके साथ सेरेस, एरिस, माके और हमेया को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया। प्रोफेसर एलन स्टर्न, जो कि सन 2006 में लॉन्च किए गए नासा के न्यू होराइजन मिशन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने अपनी साइंटिस्टों की टीम के साथ मिलकर प्लैनेट्स की नई परिभाषा बताई। उनकी परिभाषा के अनुसार प्लैनेट्स वह हैं जिसमें कभी न्यूक्लियर फ्यूजन ना हो, जो कि राउंड बॉडी हो और जिसका वजन स्टार से कम हो। इस प्रकार प्रोफेसर एलन स्टर्न ने अपनी टीम के साथ मिलकर ग्रहों की नई परिभाषा दी। कुछ साइंटिस्टों को लगता था कि ग्रह की पुरानी परिभाषा गलत हो सकती है। तो मान लीजिए अगर पृथ्वी एस्टेरॉयड बेल्ट में होती तो उसके ऑर्बिट में काफ़ी धूमकेतु होते, तो क्या तब पृथ्वी ग्रह नहीं मानी जाती? हमारी पुरानी परिभाषा तो यही कहती है। जुपिटर के ऑर्बिट में भी ट्रोजन नाम के धूमकेतु हैं, तो क्या जुपिटर भी ग्रह नहीं माना जाएगा? हमारी पुरानी परिभाषा तो यही कहती है। इसलिए एलन स्टर्न को लगा कि हमें डेफिनेशन को बदलना होगा। उन्होंने ग्रहों की नई परिभाषा को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU में भेजा। IAU ने भी उनकी परिभाषा को मान लिया, लेकिन IAU ने जवाब दिया
कि इस परिभाषा को लागू होने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए तब तक हमारे सौरमंडल में केवल 8 ग्रह ही होंगे। और अगर नई परिभाषा से देखा जाए तो प्लूटो भी एक ग्रह माना जाएगा, और सिर्फ प्लूटो ही नहीं, नई परिभाषा के अनुसार हमारे सौरमंडल में 110 अलग ग्रह भी होंगे। लेकिन जब ये प्लैनेट्स की नई परिभाषा लागू हो जाएगी तो प्लूटो भी एक ग्रह माना जाएगा, और सिर्फ प्लूटो ही नहीं, जुपिटर के मून्स जैसे कि टाइटन भी एक ग्रह माना जाएगा, और यहाँ तक कि हमारा खुद का चंद्रमा भी एक ग्रह माना जाएगा, क्योंकि ये सब भी राउंड होते हैं। तो दोस्तों, प्लैनेट्स को इस तरीके से डिफाइन करने में हमें फ़ायदा ही होगा, क्योंकि तब हमारे सौरमंडल में काफ़ी सारे ग्रह भी होंगे, और आने वाले फ्यूचर में हम इन ग्रह तक जाने का रास्ता भी खोज लेंगे, जिससे कि हम इन नए ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं ढूंढ पाएं। क्योंकि दोस्तों, आज साइंस बहुत ही ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है। सन 2006 में नासा ने अपना न्यू होराइजन मिशन प्लूटो पर भेजा था, जो कि सफलतापूर्वक 2015 में 9 सालों के अंदर प्लूटो पर पहुंच गया, और उसने प्लूटो की तस्वीरें भी खींच कर दी, और यहाँ तक कि उसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी भी बताई। तो हो सकता है फ्यूचर में हम इन ग्रहों पर भी जा सकें और जीवन की संभावनाएं खोज सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इस टॉपिक पर खुद भी सर्च कर सकते हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।